नमस्कार साथियों, स्वागत है टारगेट विथ सुमित चैनल पर। जैसा कि यह सीरीज यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, बीईओ और अन्य वनडे एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। तो यह प्रैक्टिस सीरीज नंबर 7 है और यह वीडियो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो प्रश्न हमने लिए हैं विगत परीक्षाओं में पीसीएस, आरओ, एआरओ, बीईओ में पूछे गए हैं या आने वाली परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इसको ध्यान में रखते हुए आप वीडियो को जरूर देखिए। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ से प्रश्न आने की पूर्ण संभावना है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान में हुआ 40वें में, 42वें में, 43 में, 44 में। तो जो मौलिक कर्तव्यों का समावेश हुआ है वो हुआ है 42वें संविधान संशोधन में। तो 42वां संविधान संशोधन हुआ कब? ये हुआ तो 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी थी। उन्होंने संशोधन किया। जो अनुच्छेद का है उसमें अनुच्छेद ए में उन्होंने मूल कर्तव्यों की स्थापना की और उस टाइम पर कितने मूल कर्तव्य थे? 10। कितने थे? 10। फिर उसके बाद होता है 86वां संविधान संशोधन। इसमें एक और जोड़ा जाता है मौलिक कर्तव्य, और ये हो जाते हैं 11। टोटल कितने हो जाते हैं मौलिक कर्तव्य? 11। ये समय कब था? 86वां संविधान संशोधन 2000 में किया गया था। क्लियर है? और इसी टाइम पर अनुच्छेद 21 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा कर दी गई थी। मूल अधिकार में जोड़ दिया गया था और इनके माता पिता के लिए कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का इनका कर्तव्य है। क्लियर? एक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। लोकसभा में चुने हुए सदस्य, राज्यसभा में चुने हुए सदस्य, राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य, राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य। इन 4 में है। अब आपको बताना है कि चारों हैं, इनमें से कोई आगे पीछे है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए और बी, ए और सी, ए बी सी, ए सी डी। तो यहाँ होगा ऑप्शन नंबर 3 जो सही है। ऑप्शन नंबर 3, लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य। क्लियर? और राज्य विधान परिषद के भी सदस्य होते हैं। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है। यह अनुच्छेद 54 के तहत किसका चुनाव होता है? राष्ट्रपति का। अनुच्छेद 54 के तहत ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अनुच्छेद 54 के तहत होता है। और हमारे यहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? एकल संक्रमणीय होता है। और यह प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष होता है? तो यह होता है अप्रत्यक्ष, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट जनता न चुनकर चुने हुए सदस्य को चुनते हैं। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर, नंबर 3। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की नियुक्ति का कार्यकाल होता है। यहाँ टाइम दिया है, कब तक होता है? तो यह होता है 6 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो यह करता है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। और इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यदि ये 65 वर्ष की आयु पहले पूर्ण कर लेते हो तो ये 65 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाएंगे। क्लियर? 6 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक। 4था जो प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना की गई। किसकी योजना आयोग की स्थापना की गई? राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करके, संसद द्वारा कानून बनाकर, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित कर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह हुआ था ऑप्शन नंबर सी, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित कर। योजना आयोग कोई
जो योजना आयोग है इसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। इस नाते यह क्या है, एक संविधानेतर निकाय है जिसका निर्माण 1950 में किया गया था। इसका निर्माण कब किया गया था? 1950 में किया गया था। और इसका पदेन सदस्य कौन होता है? पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होते हैं पीएम होते हैं। तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू थे। क्लियर? अब योजना आयोग बदलकर नीति आयोग हो गया है। आपको पता है कि योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम, इस समय नरेंद्र मोदी। क्लियर? ध्यान से देखिए, निम्न वाक्यों का अध्ययन कीजिए। कथन एक क्या कह रहा है? मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं। कारण दिया है, संसदीय प्रणाली में मंत्रियों को उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया है। पहला है कथन और कारण दोनों सही हैं। कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा है कथन, यहाँ पत्थर लिख गया, सॉरी। कथन और कारण दोनों सही हैं किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन सही है, कारण गलत है। कथन गलत है, कारण सही है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 1 क्या लिखा, पहले इसको देखते हैं। कथन और कारण दोनों सही हैं। कथन क्या है? मंत्री नीति बनाते हैं, लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं। और कारण क्या कह रहा है? संसदीय प्रणाली में मंत्रियों को उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 1 सही हो रहा है। यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं। कथन कारण का सही स्पष्टीकरण करता है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 75(3) में भारतीय संविधान के अंतर्गत नीति बनाने का उत्तरदायित्व नीति कौन बनाएगा? मंत्री बनाएंगे। और नीति बनने के बाद क्रियान्वयन कौन कराता है? लोक सेवक कराते हैं। और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। एक मंत्री का उत्तरदायित्व भी समूची मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व होता है। क्लियर? प्रश्न संख्या 6, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं केंद्रीय मंत्री रह सकता है। तो यह 6 मंथ के लिए रह सकता है। आपको पता होगा कोई भी मंत्री 6 माह के लिए बिना किसी सदस्य हुए भी रह सकता है। लेकिन यदि उसे 6 महीने से आगे बढ़ना है तो किसी न किसी से उसे मनोनीत होना पड़ेगा या निर्वाचित होना पड़ेगा। वह राज्यसभा से भी हो सकता है, लोकसभा से भी हो सकता है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से उनके मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ध्यान रखिएगा, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 51 के तहत प्रधानमंत्री के परामर्श से। नंबर 7, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक राज्य को बराबर दिया जाता है? बिल्कुल नहीं। उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान हो सकता है, क्षेत्रफल के अनुपात में स्थान हो सकता है, राजस्व के अनुपात में स्थान नहीं भैया, होगा उनकी जनसंख्या के अनुसार। किसी भी राज्य को राज्यसभा की जो सीटें दी जाती हैं उनकी जनसंख्या के अनुसार दिया जाता है। हमारे देश में कुल 250 सीटें हैं राज्यसभा की। कितनी हैं? 250 सीटें हैं। इसमें से 28 सीटें किसको दे दी गई हैं? राज्यों को, 2 केंद्र शासित प्रदेशों को। और कुल 12 जो सीटें हैं मनोनीत की जाती हैं। इसलिए जनसंख्या के आधार पर देखा गया तो उत्तर प्रदेश में, यूपी में सर्वाधिक 31 राज्यसभा की सीटें हैं और अन्य प्रदेशों में कम है। ठीक है, तो किस अनुसार पर दिया जाता है? उनकी जनसंख्या के अनुपातिक स्थान। जिसकी जनसंख्या जितनी अधिक उसको राज्यसभा की सीटें उतनी अधिक दी जाएंगी। इसलिए यूपी की जनसंख्या सर्वाधिक है, इसलिए राज्यसभा की सीटें भी ज़्यादा हैं। प्रश्न संख्या 8,
निम्न में कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? पूछा जा रहा है राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, वह व्यक्ति जो इस पद के लिए चुना जाता है, या भारत के उपराष्ट्रपति। तो ये होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। प्रश्न संख्या 9, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों को बंटवारा दिया हुआ है। 4 ऑप्शन दिए हैं, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची। तो यह दिया है 7वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को बंटवारा दिया गया है, क्योंकि हमारे संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का संचालन उन 3 सूचियों में किया जाता है। किस किस में? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का नाम दिया गया है। और जो केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक शक्तियों को बंटवारा दिया गया है वह 7वीं अनुसूची में दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? अभी हम लोगों ने पढ़ा केंद्र और राज्य किस में है, तो यह है आपके 7वीं अनुसूची में। 2 बार 7 वाले 7 में लिख गया है। किस में है? प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया, रिलेटेड, तो किस में है? 7वीं अनुसूची में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? ठीक, 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। तो गुजराती, कश्मीरी, राजस्थानी, डोंगरी, यह है राजस्थानी, जो हमारे 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। तो जब संविधान लागू हुआ 1950 में, तो 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी? 14। ध्यान रखिएगा, जब हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में, 8वीं अनुसूची में उस समय कुल 14 भाषाएं थी। लेकिन उसके बाद 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 में, और इसमें जोड़ा जाता है सिंधी। कौन सी जोड़ी जाती है? सिंधी। ध्यान रखिए, इसके अलावा 71वें संविधान संशोधन में जोड़ा जाता है कोंकणी। क्या जाता है? और 1952 और कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा जाता है। और 92वें संविधान संशोधन 2004 में बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली को जोड़ा जाता है। इस प्रकार कुल आज के समय में 22 भाषाएं हैं। उसमें से आपके कौन कौन से हैं हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसको मिटा लेते हैं इसे कट करके। आपके पास असमिया, मराठी, सिंधी, बांग्ला, उड़िया, कोंकणी, गुजराती, पंजाबी, मणिपुरी, हिंदी, संस्कृत, नेपाली, कन्नड़, तमिल, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, डोंगरी, मलयालम, उर्दू, संथाली और मैथिली हैं। टोटल कितनी हो गई हैं? 8वीं अनुसूची के अंतर्गत अब 22 भाषाएं हैं, और जब हमारा संविधान बना था तब 14 भाषाएं थी, ये याद रखिए। तो साथियों, आपको यह वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए बस, और आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। यदि आपको PDF चाहिए तो आप हमें 9806240312 पर मैसेज करके PDF फ्री प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।